बच्चों आज हम लेके आए हैं तरंग गति क्लास 11th के फिजिक्स सेकंड के बुक से। बच्चों आइए यहाँ पर देखते हैं। यदि आप इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? तरंगे। चलिए बच्चों, पहली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर कौन सी है? तरंगे। आइए बच्चों देखते हैं तरंगे क्या होती है ना। तरंगों की डिफिनेशन में पढ़ना, तो हमें आपको बता दें तरंग, यहाँ लिख दे बेटा, तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है या बढ़ते हैं। एक तो ये हो गया बेटा, या तो एक डिफिनेशन हम और आपको दे रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, लिखने का तो बहुत है, पहले डिफिनेशन समझते हैं। देखिए बेटा, तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ है जो अपना बिना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ते हैं। एक तो ये हो गया, अभी इसका एग्जाम्पल भी बता रहे बेटा हम, और दूसरा हम ये लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा डिफिनेशन हम ये तरंग की ये लिख सकते हैं, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ है जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर बने रहते परंतु ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो बच्चों, ऊर्जा के कण एक स्थान से लगा देना, से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की तरंग की गुण होते हैं, ये भी तरंग ऐसा करता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे हम उदाहरण देखते हैं। चलिए बच्चों, आइए उदाहरण देखते हैं। जब हम समझते रहेंगे, जब हम किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं, क्या बेटा? पत्थर को जब हम फेंकेंगे, पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? तो पत्थर के फेंकने के बाद क्या होता है? फेंकने के बाद क्या होता है? समझ में आया बेटा? फेंकने के बाद तालाब के जल में कंपन उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक बेटा, कंपन उत्पन्न हो जाता है और तालाब का जल ऊपर नीचे गति करने लगते हैं, ऊपर नीचे होने लगते हैं। इतना समझ में आ गया? यह कंपन, मेरी बात समझिएगा, होने लगते हैं। यह कंपन, जो कंपन होता है, यह कंपन बाहर की ओर ठीक है बढ़ने लगते हैं, बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं और तालाब के किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब क्या होगा?
इसी कंपन, देखो बेटा, यह कंपन तालाब के केवल ऊपरी सतह पर ही पाया जाता है। ये भी सुनो, यह कंपन केवल तालाब के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, सतह पर पाए जाते हैं। ठीक बेटा, तो इसी कंपन को हम तरंग, तो यही जो कंपन होता है इसी को हम बेटा तरंग कहते हैं। समझ में आया बेटा? यही क्या है, इसी कंपन को हम तरंग कहते हैं। अगर हम और उदाहरण देखना चाहें तो एक उदाहरण मेरे पास और भी है, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 ये कह रहा है रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे आदि। जैसे रेडियो तरंगे हो गई, रेडियो तरंगे, और ध्वनि तरंगे जो हो गई, ठीक है। और कौन सी तरंगे हैं बेटा? ये 2 तरंगे हो गए, आदि हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, आपको 2 डायग्राम दिखाया गया है। देखिए, एक तालाब में पत्थर फेंकते हुए दिखाया गया, एक रस्सी में खींचते हुए दिखाया गया। जब रस्सी को हम ऊपर नीचे हिलाएंगे तो उसमें जो कंपन होगा वो भी क्या होगा, कौन सी गति होगी? तरंग गति होगी। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। आइए हम ये देखते हैं तरंग गति क्या होती है। कौन सी गति बेटा? तरंग गति। ठीक बेटा, ये हेडिंग है तरंग गति, जिसे हम लोग वेव मोशन बोलते हैं, वेव मोशन। आइए बेटा इसके बारे में पढ़ते हैं, ये है क्या। ये दूसरी हेडिंग हमारी है तरंग गति। ठीक बेटा, इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आइए समझते हैं। देखिए बेटा, इसकी डिफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे वेव मोशन की, कि तरंग या तरंग के किसी माध्यम में चलने की घटना को तरंग गति कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। इसे वी से, देखो, तरंग गति कहते हैं। जैसे जो इसे गति जो होता है एक प्रकार की चाल होती है, तो इसे हम बी से प्रदर्शित करेंगे, आगे बी से प्रदर्शित करते हैं, अभी आगे करेंगे। जिसे हम लोग तरंग चाल कहते हैं, तरंग की चाल कहते हैं, या ना तरंग गति की चाल भी कह सकते हैं आगे अभी। ठीक है, यहाँ तो डिफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। अब तरंग गति की विशेषता पढ़ेंगे बेटा, ये तो हो गया। अब आगे आइए देखते हैं तरंग गति की विशेषता। नेक्स्ट हेडिंग है तरंग गति की विशेषता। इसकी विशेषता क्या है बेटा? तरंग गति की विशेषताएं। ठीक है, अब यहाँ पर तरंग गति की विशेषताएं हमें देखनी है, तो बच्चों इसकी हम विशेषता पढ़ेंगे, क्या क्या विशेषताएं होती है तरंग गति में। पहले बच्चों लिखोगे इसके निम्न गुण होते हैं, इसके निम्न गुण होते हैं, किसके? तरंग के। इसके निम्न गुण होते हैं, निम्न गुण, इसमें निम्न गुण या निम्न विशेषता है। गुण मतलब वही विशेषता, निम्न गुण होते हैं, विशेषता मतलब वही गुण बेटा। क्या विशेषता है, क्या गुण है? इसके निम्न विशेषता होते हैं, निम्न गुण होते हैं। नंबर 1, पहला गुण आइए समझते हैं। देखिए बेटा, पहला गुण हम लिख दे रहे हैं, क्या है बेटा? तरंगों के संचरण के लिए एक ऐसे माध्यम का होना आवश्यक है जिसमें प्रत्यास्था तथा जड़त्व के गुण हो। प्रत्यास्था बेटा जिसमें दबे ना गुण हो। प्रत्यास्था का मतलब है एक ऐसी आकृति जो अपने आकार और शेप को बदल दे, लेकिन कोई फोर्स हटाने पर फिर से वो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। ठीक है, जड़ तो क्या होता है बेटा? जैसे बताया था, जड़त्व का नियम पढ़े थे ना। जैसे कोई गति में तो गति के गुण को बनाए रहे, और विरामा में तो विरामा के गुण को बनाए रहे, इसी को हम जड़त्व कहते हैं। तो ऐसे माध्यम के होना बहुत जरूरी है जिसमें प्रत्यास्था और जड़त्व के गुण हो। आइए बच्चों दूसरे पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों दूसरी हेडिंग है तरंग गति के माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, वह केवल
अपनी माध्य स्थितियों के परिता कंपन करते हैं। ठीक बच्चों, यह दूसरी हेडिंग है। चलिए वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे के कुछ हम पॉइंट और देखते हैं। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग क्या है, तीसरा वाला पॉइंट पढ़ते हैं पहले। कंपन करने वाले कणों के विभिन्न स्थितियों में वेग भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु विक्षोभ का वेग नियत रहता है, जो केवल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक बच्चों, अब आइए हम चौथा नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। चौथा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? चलिए बच्चों, चौथे पॉइंट को पढ़ते हैं। कंपन की कला एक कण से दूसरे कण पर सतत रूप से बदलती जाती है। ठीक बेटा, इसका मतलब ये कह रहा है कंपन की जो कला है एक कण से दूसरे कण के रूप में सतत रूप से लगातार रूप से बदलती जाती है। और पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, आइए पूरा पढ़ते हैं। कह रहा तरंग गति में यदि माध्यम के कण अपना स्थान ना छोड़ें, या नहीं छोड़ें, ठीक बेटा, नहीं छोड़ते हैं, तब क्या होता है? चलिए बच्चों, क्या कह रहा था कि तरंग गति में यदि माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, परंतु ऊर्जा माध्यम के एक भाग से दूसरे भाग की ओर संचरित होते हैं। ये हो गया। और कह रहा अगले पॉइंट में, किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक तरंगे अगर एक दूसरे को प्रभावित किए बिना साथ साथ चल सकते हैं। अगर किसी माध्यम में दो से ज़्यादा तरंगे चल रही हैं एक साथ, तो वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर दो। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग देखते हैं। सातवां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा दो विभिन्न माध्यम के पृथकारित तल पर आने वाली तरंगे आंशिक परावर्तन तथा आंशिक अपवर्तित होती है। आंशिक परावर्तित तथा आंशिक अपवर्तित होती है। परावर्तित का मतलब टकरा के दूर जाना ना, अपवर्तित मतलब टकराने के बाद उसी माध्यम में जाना, नहीं मतलब एक दूसरे माध्यम में कन्वर्ट हो जाना। तरंगों में व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटनाएं भी होती हैं। व्यतिकरण और विवर्तन अभी आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे, क्लास 12th में है ये चैप्टर, वहाँ बहुत अच्छे से हम जानकारी दे पाएंगे। आप अगर देखना चाहते हैं तो क्लास 12th में ये दोनों अलग अलग एक चैप्टर है, इसको आप क्लिक करके इनकी डिफिनेशन को देख सकते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण होता है। ध्रुवण का क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है किसी तरंग के कंपन की दिशा और जो उसकी आकृति होता है उसे नियंत्रित करना। अगर कोई तरंग है अपनी दिशा को और अपने आकृति को नियंत्रित की है तो इसी को हम ध्रुवण कहते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगली हेडिंग है बच्चों, तरंगों के प्रकार। तो आइए बच्चों लिखते हैं, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। हम यहाँ बता दें, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होता बेटा अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे जिसे बेटा हम लोग इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। और दूसरी जो इसकी प्रकार होती है बेटा, दूसरा ये होता है पहला, और दूसरा जो होता है वो होता अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है। आइए बच्चों, पहली हेडिंग को हम लोग देखते हैं। पहली हेडिंग हमारी क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे। पहली हेडिंग हमारी है अनुप्रस्थ तरंगे, पहली हेडिंग है। आइए यहाँ पर लिखते हैं हम इसकी डिफिनेशन। इस डिफिनेशन में क्या कह रहा है, पहले मेरी बात समझिएगा आप लोग। देखिए बेटा, जब किसी माध्यम में तरंगे संचरित होती है, मेरी बात समझिएगा। जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होती हैं, समझे, तरंग के, या जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है, ठीक बेटा, जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है, संचरित
होती है, होती है, ठीक, होती है, तब माध्यम के कण, माध्यम के कण तरंग के, तरंग के चलने के, चलने के दिशा में या चलने की दिशा में, चलने की दिशा में या दिशा के लंबवत, मेरी बात समझिएगा, लंबवत, लंबवत कंपन करते हैं, कंपन करते हैं या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, ठीक। तो ऐसे तरंगों को, तो ऐसे तरंगों को या तरंगों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब आइए बच्चों इसकी डेफिनेशन फिर से समझते हैं। कह रहा है जब किसी माध्यम में तरंगे संचरित होती हैं तब माध्यम के कण कंपन, तब माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करने लगते हैं, तो ऐसे तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है बच्चा, आइए इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों आइए वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लंबवत लिखा था, जिससे मैंने अभी इससे पहले अनुप्रस्थ तरंग पढ़ा था, तो जहाँ लंबवत था वहाँ अनुदिश कर दो, पूरा वही हो जाएगा। आइए डेफिनेशन इसके फिर से पढ़ते हैं। देखिए बेटा, जब किसी माध्यम में तरंग कंपन करते हैं, तरंग या संचरित होते हैं, संचरित होती हैं, तब माध्यम के कण, तब माध्यम के कण, तब माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, कंपन करने लगते हैं ना, करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, तो ऐसे तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, ठीक बेटा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं। कह रहा है बेटा, जब किसी माध्यम में तरंगे संचरित होती हैं तब माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करने लगते हैं, तो ऐसे तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। आइए बेटा डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आपके है स्क्रीन पर हेडिंग है तरंगों के संबंध में कुछ परिभाषा देना है। आइए बेटा यहाँ कुछ परिभाषा समझते हैं। सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी, पहली हेडिंग है आयाम। क्या बेटा? आयाम। आइए आयाम को बेटा हम लोग कहते हैं क्या? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। आइए बच्चों यहाँ एम्पलीट्यूड की हम लोग डिफिनेशन पहले देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अभी आइए डायग्राम में इसको हम समझ लेते हैं, पहले यहाँ डिफिनेशन सीखते हैं। देखिए बेटा, माध्यम का कोई भी कण जो होता है, यहाँ लिखने जा रहे हैं हम, माध्यम का कोई भी कण, ठीक है, अपनी साम्य मतलब जो शुरुआती अवस्था होता है, अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर जितना अधिक से
अधिक विस्थापित होता है, जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, विस्थापित होता है, उसे आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे स्मॉल ए से प्रकट करते हैं, ठीक बेटा। अब ये हो गया इसकी डिफिनेशन। अब आइए बेटा दूसरी डिफिनेशन भी हम लिख लेते हैं। दूसरा हमारा है आवर्तकाल। आवर्तकाल बच्चों डिफिनेशन लिखने के बाद अभी हम समझेंगे डायग्राम में, ठीक है। आवर्तकाल टी होता है, इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, ठीक बेटा। आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं हम। चलिए बेटा इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या होता है। देखिए जब माध्यम का कोई भी कण अपना एक कंपन पूरा करने पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माध्यम का कोई भी कण एक चक्कर, कोई भी कण एक चक्कर पूरा, एक चक्कर या कंपन, एक चक्कर बोलो या कंपन बोलो, एक कंपन पूरा करने में, चक्कर का मतलब कंपन होता है, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, जितना समय लेता है, ठीक है। जितना समय लेता है उसी समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रकट करते हैं। प्रकट मतलब बेटा प्रदर्शित होता है, करते हैं, ठीक है। वीडियो को रोककर नोट करने से पहले आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न हो रही। कौन सी तरंगे बेटा? अनुप्रस्थ तरंगे का डायग्राम हम बना के समझाना चाहते हैं। तो बेटा तरंगे क्या होती हैं? इस पोजीशन में मोशन करती हैं, ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है, देखिए ये अपनी साम्य स्थिति से दोनों ओर, देखो ये विस्थापन हो रहा है। देखिए ये मेरी बात समझिएगा, ये जो विस्थापन होता है यहाँ पर, ये हमारा ए होता है। ये अधिक से अधिक, जैसे ये हुआ, ये सब हमारा ए है बेटा, ये सब हमारा क्या है? ए है, ठीक है। इसी को हम आयाम बोलते हैं। जब कोई बेटा माध्यम का कोई भी कण अपनी साम्य स्थिति से, के दोनों ओर मतलब इधर भी और इधर भी, ऊपर भी नीचे भी, मतलब दोनों ओर अधिक से अधिक जितना विस्थापन होता है उसी को हम आयाम कहते हैं। लेकिन टाइम पीरियड का डिफिनेशन क्या होगा बेटा? आइए बताते हैं। कोई माध्यम का कोई भी कण एक कंपन, ये देखिए एक कंपन ये हुआ, मतलब एक कंपन पूरा करने में जितना समय, भाई माध्यम का कोई भी कण यहाँ से ऐसे जाएगा, टाइम लगेगा ना। तो जो टाइम लगता है वही होता है आवर्तकाल। समझ में आया? वही होता है आवर्तकाल। अब आइए अब आगे हम देखने वाले हैं तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा लिखते हैं। तो माध्यम का कोई भी कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना दूरी तय करता है उसे हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे की तरफ हम देखते हैं। तीसरी हेडिंग बेटा क्या है? आवृत्ति। क्या बेटा? आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। आइए बेटा इसकी परिभाषा लिखते हैं। इस परिभाषा को आइए देखते हैं। देखिए बेटा आवृत्ति का मतलब क्या होता है? माध्यम का कोई भी कण अपना एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसी की संख्या को, देखो बेटा माध्यम का कोई भी कण एक सेकंड
सेकंड में, 1 सेकंड में जितने कंपन करते हैं, जितने 1 सेकंड में जितने कंपन करते हैं, उस संख्या को, जितने कंपन करते हैं उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे देखो, माध्यम का कोई भी कण 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में चक्रों की जो संख्या होती है उसी को आवर्ती कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो माध्यम का कोई भी कण 1 सेकंड में जितने कंपन करती है उसी संख्या को आवर्ती कहते हैं। इसे n से भी प्रदर्शित करते हैं, f से भी करते हैं। इसे n या f दोनों से, बेटा f दोनों से, n या f दोनों से प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे हम कुछ हेडिंग और देखते हैं। चौथी नंबर हेडिंग क्या है बेटा? इसे हम लोग चौथी नंबर हेडिंग तरंग दैर्घ्य लिख देते हैं। तरंग दैर्घ्य, जिसे हम लोग बेटा वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो बच्चों वेवलेंथ की डिफिनेशन क्या होगी? आइए देखते हैं। देखिए बेटा, वेवलेंथ की डिफिनेशन ये कह रहा है माध्यम का कोई भी कण एक कंपन पूरा करने में जो दूरी तय करता है, माध्यम का कोई भी कण एक कंपन पूरा करने में जितना दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक बेटा, इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। आइए बच्चों एक और देख ले। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है कला, जिससे हम लोग फेज कहते हैं। आइए बेटा, इसकी डिफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। देखिए बेटा, माध्यम के जो कण होते हैं, मेरी बात समझिएगा, जब माध्यम के कण कंपन करते हैं तो उसकी गति और दिशा को प्रकट करने वाले को कला कहते हैं। ठीक है, माध्यम के कण, ठीक है, माध्यम के कणों की स्थिति और चाल की दिशा या गति की दिशा, स्थिति और गति की दिशा को कला से प्रदर्शित करते हैं। दिशा को कला कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, कला कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। ये कोण का भी काम करता है एक प्रकार से। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों, अगली हेडिंग नंबर 6 आइए पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं तरंग चाल। इसे वेव स्पीड भी बोलते हैं, वेव स्पीड। ठीक बच्चों, आइए अब यहाँ पर पढ़ते हैं। देख बेटा, इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे, तरंग द्वारा दूरी तय करने की दर को, तरंग द्वारा दूरी तय करने की दर को, समझ में, तय करने की दर को तरंग कहते हैं। तरंग
चाल कहते हैं। ठीक बच्चों, तरंग चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। आइए बेटा यहाँ पर हम नोट कर लो थोड़ा सा। अब हम संबंध समझना चाहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आइए पहले उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन है आवर्ती चाल व तरंग दैर्घ्य में संबंध। तरंग दैर्घ्य में संबंध। ठीक बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आइए सबसे पहले हम एक फार्मूला लगाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए बेटा, आपको पता है आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति को हम लोग एन से लिखते हैं या एफ से भी लिखते हैं, यहाँ एन से लिख दे रहे हैं। ठीक है, एन है ये। और चाल को वी से लिखते हैं, इसको लेमडा से लिखते हैं। ठीक, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, ये बता देते हैं। दूरी बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बराबर चाल, चाल गुणे समय। ये फार्मूला पढ़े हो, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहाँ पर ये देखिए, अब देखिए बच्चों, दूरी को अगर हम लोग लेमडा से लिखें, चाल को v से लिखें, समय को t से लिखें। अब आपने पढ़ा होगा समय बराबर होता है 1/आवृत्ति, पढ़ा होगा। तो समय t हो गया, आवृत्ति 1/n हो गया। ये वैल्यू पुट कर दो। लेमडा बराबर v गुणे 1/n, n इधर आके गुणे में हो जाएगा। तो लेमडा n बराबर v। अब पहले अगर हम v लिख दें तो v बराबर n लेमडा होगा। तो ये जो आ गया बेटा संबंध आ गया हमारा। ठीक है, सबसे बड़ी बात, v क्या है, चाल, तरंग चाल। क्या है, तरंग चाल। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और n क्या है, आवृत्ति। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज या प्रति सेकेंड। ठीक, और उसके बाद होता लेमडा। क्या होता है, लेमडा होता तरंग दैर्घ्य। क्या होता है बेटा, तरंग दैर्घ्य। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों, अगली हेडिंग आपके स्क्रीन पर है, तरंग क्या बेटा, तरंग गति की चाल, स्पीड ऑफ वेव मोशन। चलिए बच्चों, पहली हेडिंग हम यहाँ पर देखते हैं। पहली हेडिंग क्या है, चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है अनुप्रस्थ तरंग की, तरंग गति की चाल, अनुप्रस्थ तरंग गति की चाल। ठीक बच्चों, आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो लिखेंगे बेटा, यह तरंग केवल ठोसों में ही संभव होता है। तो लिखेंगे बेटा, अनुप्रस्थ तरंग केवल, बच्चों अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोसों में ही संभव होता है। ठोसों में ही संभव होता है, क्योंकि आइए देखते हैं, अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोसों में ही संभव होता है क्योंकि ठोसों में दृढ़ता होती है। ठोसों में क्या होती है बेटा, दृढ़ता होती है। देखिए, इसका मतलब मजबूती होती है, जो दबे ना। ठीक है, प्रत्यास्थ ना हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तब अनुप्रस्थ तरंग गति की चाल, तब अनुप्रस्थ तरंग की चाल का फार्मूला होता है। तब ठोस में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र क्या है, सूत्र बेटा आइए देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है v बराबर रूट में ईटा बटे डी। ठीक बेटा, हम लोग इसे ईटा कहते हैं, नीटा नहीं ईटा कहते हैं ना। हाँ, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, मेरी बात समझिएगा। जहाँ ये क्या है,
इसको हम क्या, देखिए बेटा ये जो है इसे हम लोग ऋणता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणता गुणांक। ठीक बेटा। अब यहाँ डी क्या है? डी होता है घनत्व। क्या होता है? घनत्व। तो ये बेटा फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को नोट कर लो। अब हम यहाँ क्या देखेंगे? आइए बच्चों एक कंडीशन हम और देख लेते हैं। यदि मेरे पास देखिए बेटा बहुत ध्यान समझिएगा, यदि लचीली तनी डोरी हो, मेरी बात समझिएगा, डोरी हो, तब उसमें क्या, देखिए बेटा बहुत ध्यान से, तब उसमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगा? देखिए बेटा डोरी जब तनी होती है तो तनाव होता है उसमें, और उसमें प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, जैसे v बराबर फार्मूला तब होगा रूट में T बटे m। अब सबसे बड़ी बात T क्या है? बेटा? ये है डोरी में तनाव या डोरी का तनाव है। तो इसमें क्या लिखेंगे? डोरी में तनाव जो भी होता है तनाव। अब इसका मात्रक अगर देखा जाए तो न्यूटन से लिखते हैं। तनाव का मात्रक किससे लिखते हैं बेटा? न्यूटन से। न्यूटन होता है इसका मात्रक। ठीक है। और जो m होता है इसका नाम जानना बहुत जरूरी है। m क्या होता है बेटा? डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। याद रखना ये क्या है? डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, लंबाई का द्रव्यमान, जिसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम प्रति मीटर होगा बेटा। एकांक लंबाई है ना। अब आइए बच्चों हम आपको एक बात बता दें, जो m होता है, m बराबर होता है आयतन, भाई द्रव्यमान बराबर होता है आयतन। आयतन कैसे होगा? एकांक लंबाई का आयतन होगा गुणे घनत्व। भाई द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। अब आपको बताया आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणे, देखिए एकांक लंबाई मतलब लंबाई एक है, पाई आर स्क्वायर है। देखो डोरी जो होता है बेलन होता है, क्या होता है? सिलेंडर होता है। एक डोरी जो होता है सिलेंडर का रूप होता है, बहुत पतला। तो पाई आर स्क्वायर एच एकांक लंबाई, जब जो उसकी लंबाई है वो कितना है? एकांक लंबाई एक है, और घनत्व तो क्या है? डी है। तब यहाँ पर क्या मान आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर डी। अगर ये मान यहाँ हम रख दें तो v बराबर क्या आ जाएगा? रूट में, देखिए t तो रहेगा, अब इस m का मान आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डी। तो बेटा एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी का। लेकिन अब आपको हम बता दें प्रतिबल का एक फार्मूला होता है बेटा। प्रतिबल का फार्मूला होता है F/A। क्या होता है? F/A। अच्छा F को हम T भी लिख सकते हैं भाई, तनाव जी फोर्स होता है। और A को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इतना चीज़ देखो, दिखाइए क्या है? T बटे पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो T बटे पाई आर स्क्वायर। तो ये प्रतिबल हो जाएगा मेरा। तब क्या बनेगा इसके बाद? अगर हम एक फार्मूला बनाए तो V बराबर होगा रूट में, क्या रूट में होगा? प्रतिबल बटे D मतलब घनत्व। तो एक मेरा फार्मूला और बनेगा बेटा, किसमें? लचीली डोरी में। तो 3 फार्मूला बन गया मेरा। तीनों फार्मूला आप समझ रहे हैं ना। ये कब लगाएंगे? जब तनाव और एकांक लंबाई में द्रव्यमान दिया हो। ये कब लगाएंगे? जब त्रिज्या घनत्व ये दिया हो। और ये कब लगाएंगे? जब प्रतिबल और घनत्व दिया हो। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों आइए दूसरी हेडिंग देख लेते हैं। जैसा पहला हो गया, दूसरा है अनुदैर्ध्य। क्या है बेटा? अनुदैर्ध्य। ठीक बच्चों, अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल। ठीक। अब आइए बेटा इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, आइए यहाँ पर समझते हैं। देखिए बेटा, अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्यम में संचित हो सकती हैं।
समझ में आया? इसमें हम क्या लिखेंगे, यह तरंगे जो हेडिंग है, मतलब अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव व गैस तीनों प्रकार की गैस, तीनों प्रकार के माध्यमों में संचरित हो सकती हैं या गति कर सकती हैं। तीनों प्रकार के माध्यमों में संचरित हो सकती है, संचरित हो सकती हैं। ठीक, यहाँ तक तो हो गया, हो सकती हैं। तो पहले आइए देखते हैं ठोसों में। बेटा पहले हम किस में देखेंगे, ठोसों में। ठोसों में देखिए बेटा, ठोसों में दो फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2, दोनों हम बता दे रहे हैं। पहला फार्मूला ये होता है बेटा, V बराबर रूट में बीटा प्लस 4/3 नीटा बटे डी। ये फार्मूला कब लगता है, इसको देख लो। ये कब लगेगा, जब ठोस कैसा होगा, विस्तृत ठोस होता है, ठीक है, तब उसमें ये लगेगा। और दूसरा नंबर फार्मूला कब लगेगा बेटा, अभी बता दे रहे हैं। दूसरा लगेगा V बराबर Y/D। ये कब लगेगा, ये तब लगेगा बेटा जब ठोस एक लंबी छड़ हो। ठोस कहता होना चाहिए, ठोस लंबी छड़ हो, छड़ के रूप में हो, ठोस लंबी छड़ के रूप में हो, ठीक है, विस्तृत ठोस के रूप में हो, के रूप में हो, जैसे प्लेट ना। और ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ ये सब है क्या, सबसे बड़ी बात। अगर हम आपसे कहें भाई V क्या है, तो V चाल हो गई। क्या हो गई बेटा, V आपको पता ही है, V क्या हो गई, चाल। क्या, अनुदैर्ध्य तरंग की गति की चाल हो गई, जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम आपसे कहें Y, बीटा क्या है, बीटा जो V है, ये V, तो V क्या है, तो V का नाम यहाँ हम रखेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। क्या नाम इसका बेटा, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, और बीटा हो गया। उसके बाद नीटा, ये क्या है, दृढ़ता गुणांक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और हमारा है डी क्या है, घनत्व। बच्चों घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना, ये होता है। बाकी इन सब का मात्रक देखने के लिए बेटा आप पहला चैप्टर, फिजिक्स सेकंड का पहला चैप्टर आप पढ़ लीजिए, इन सब की डिफिनेशन और मात्रक आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ बच्चों, एक हेडिंग और है, वाई क्या है, वाई ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्या है बेटा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, द्रव में देखते हैं अनुदैर्ध्य ना, कौन सा बेटा है, इसमें है अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल का सूत्र याद कर लेना। V बराबर रूट में B/D, ये होता है फार्मूला बेटा, इसी को याद कर लो। अब यहाँ हम ये जानेंगे V क्या है, आपको पता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। और D क्या है, घनत्व। भाई द्रव का घनत्व जो भी हो, इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो, फिर हम लोग गैसों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद की हेडिंग आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, गैसों में अनुदैर्ध्य तरंगों या अथवा ध्वनि की चाल न्यूटन का सूत्र बताना है।
तो हम आपको बता दे रहे हैं एक बात बेटा, गैसों में वही सूत्र याद करेंगे जो द्रवों में कहते हैं, समझ में आया। गैसों में अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो बच्चों इसमें ये हुआ, गैसों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का वही सूत्र है जो द्रवों के लिए है। क्या है? v बराबर रूट में b/d। अभी हमने ऊपर बताया था v क्या है, d क्या है, मेरी बात समझिएगा। लेकिन जो न्यूटन थे हमारे ना, न्यूटन सर जी, उन्होंने ये कहा, वो यह बताया कि अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती ध्वनि तरंगे जो होती किसी गैस में संचरित होती हैं तो उनका संपीड़न या एवं विदलन इतने धीरे धीरे बनते हैं कि उष्मा को गैस और आसपास के वातावरण के बीच आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, जिससे गैसों का ताप जो है स्थिर हो जाता है। तब उनका जो सूत्र है वो थोड़ा बदल जाता है। न्यूटन के अनुसार क्या था बेटा, आइए देखते हैं। न्यूटन के अनुसार क्या, गैसों में ध्वनि चाल सूत्र, किसी गैस में ध्वनि की चाल, तो ना चाल का सूत्र क्या दिया बेटा, आइए हम लिखते हैं। उन्होंने दिया v बराबर रूट में p/d दे दिया। क्या दे दिया बेटा, p/d। p यहाँ पर क्या है बेटा, पहले हम ये जानेंगे। तो बेटा ये गैस का प्रारंभिक दाब है। क्या है? गैस का प्रारंभिक दाब, गैस का प्रारंभिक दाब बेटा, ठीक है। यहाँ पर गैस का प्रारंभिक ये दाब है। तो दाब का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। और बाकी घनत्व डी क्या है, यह तो आपको पता है, घनत्व होता है। इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, लाप्लास का संशोधन देखते हैं। इसमें क्या बताया गया बेटा, लाप्लास ने न्यूटन के सूत्र का संशोधन किया। देखिए बेटा, न्यूटन के लगभग 100 वर्ष बाद, बेटा न्यूटन के लगभग 100 वर्ष बाद 1816 में लाप्लास ने न्यूटन के सूत्र का पता लगाया। न्यूटन के सूत्र में जो त्रुटि था उसका पता लगाया और क्या कहा, ये कहा, न्यूटन का जो विचार था, न्यूटन ने क्या कहा था, जब किसी गैस में ध्वनि तरंगें चलती हैं तो उनका ताप स्थिर रहता है। न्यूटन के अनुसार ताप स्थिर रहता है, लेकिन लाप्लास कह रहे हैं उनका ताप स्थिर नहीं रहता है। वास्तव में जब गैस एक माध्यम में चलती हैं तब बेटा उनमें इतना समय नहीं हो पाता कि अपना ऊष्मा का आदान प्रदान करें। और न्यूटन ने कहा था ऊष्मा का आदान प्रदान करते हैं, और इन्होंने कहा नहीं करते हैं। तब इन्होंने संशोधन दिया। क्या दिया बेटा, आइए पहले हम बताते हैं। इन्होंने किया क्या, एक नया फार्मूला दिया गैस में। इन्होंने संशोधन में कौन सा फार्मूला दिया बेटा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, लाप्लास के अनुसार, लाप्लास के अनुसार, ठीक है। ध्वनि में या गैसों में ध्वनि की चाल, बच्चों इस पे छोटी का मात्रा हो गया, अब लग गया, आप सही कर लीजिएगा, कि चाल का सूत्र तो क्या होता है बेटा, v बराबर रूट में p/d तो था, ये ऐसा न्यूटन ने दिया था, तो इन्होंने इसी में गामा लगा दिया। गामा क्या होता है बेटा, गामा होता है Cp/Cv। ये क्या होता है बेटा, स्थिर दाब पर गैस का विशिष्ट ऊष्मा, गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। आइए मैं लिख देता हूं, गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है ये। इसमें क्या होगा बेटा, गैस की स्थिर आयतन है, स्थिर
आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक बेटा, ये हो गया। अब इन्होंने ये फार्मूला दे दिया। ठीक बेटा, ये संशोधित फार्मूला बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। इसमें इन्होंने क्या कहा था बेटा, ये भी बात सुन लो। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो है वाई गुणे पी के बराबर हो जाता है ना भाई। ऊपर देखा जाए तो ये गैस के लिए, द्रव और गैस दोनों के लिए फार्मूला होता है, तो यहाँ बी होता है। तो उन्होंने यही संशोधन किया, जो वी होता है वाई गुणे पी के बराबर होता है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों थोड़ी सी और बता दें हम, ध्वनि में गैसों की चाल सबसे कम होती है बेटा, मेरी बात समझिएगा। ध्वनि की चाल, देखो बेटा, चाल सबसे कम किस में होता है? द्रव। देखिए बेटा, सबसे कम गैस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर ठोस में होता है। तो बेटा मेरे कहने का मतलब, गैस में सबसे कम, उससे अधिक, सबसे अधिक। समझ में आया? सबसे अधिक, सबसे कम और सबसे अधिक। ठीक बेटा, वीडियो रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों अथवा ध्वनि की चाल पर दाब, ताप, आर्द्रता इत्यादि का प्रभाव लिखना है। आइए बच्चों, सभी पॉइंट को समझते हैं, एक एक हेडिंग को। पहला हेडिंग है दाब का प्रभाव। किसका? दाब का प्रभाव। बहुत ही आसान तरीके से, प्रभाव। देखिए बेटा, अगर हम फार्मूला लिखें तो फार्मूला पहले, सबसे पहले फार्मूला आप बता सकते हैं क्या होता है? देखिए बेटा, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे ना। देखिए, जो फार्मूला होता है ध्वनि की चाल का, किसका? ध्वनि की चाल का, वो होता है v बराबर रूट में गामा पी बटे डी। ये होता, लाप्लास ने न्यूटन के फार्मूले को संशोधित करके ये दिया था, तब यही फार्मूला मान्य होता है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, अगर हम ये फार्मूला लिखें आदर्श गैस के समीकरण से, किसके? गैस के समीकरण से। गैस का समीकरण क्या होता है बेटा? पीवी बराबर आर टी, एक मोल गैस के लिए। कितने के लिए बेटा? एक मोल गैस के लिए ना। अब ये बताइए बेटा, वी बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है वी बराबर फार्मूला? एम बटे डी। ये क्या है? अणु भार, अणु भार। और ये क्या है? घनत्व, घनत्व है। ठीक है, अब देखिए बेटा, 1 ग्राम अणु के लिए, 1 मोल गैस के लिए ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ से हम मान रख दें, अगर P बराबर M बटे डी बराबर आर टी, एम को नीचे लगा दे रहे हैं, तो आएगा क्या? P बटे डी बराबर आर टी बटे एम। अब इधर नियतांक है बेटा, ये क्या है? नियतांक है। मतलब मेरे कहने का मतलब, P बटे डी जो नियतांक के बराबर है, तो P बटे डी दो हो गया, वो नियतांक के बराबर हो गया। तब इसका मतलब टी नियत है, टी नियत है। अगर टी नियत है तो आर और एम भी नियत रहेगा, कोई एक गैस के लिए भैया। जब ये तीनों नियत है तो इसका मतलब इसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब दाब का मान बदलने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। याद रखना बेटा, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे दाब घटे चाहे बढ़े। समझ में आया? दाब के बढ़ने या घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर समझ लो, दाब के बढ़ने या घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बेटा, याद रखना। ठीक है, अब आइए ताप का प्रभाव देख लेते हैं। इसका ग्राफ देख लें। अगर ग्राफ देखोगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ग्राफ कुछ इसका इस टाइप होगा बेटा, ये प्रेशर को और ये वेलोसिटी को शो करेगा। तो दाब इसका कांस्टेंट रहेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा बेटा। चलिए अब आइए देखते हैं ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? दूसरा हेडिंग है ताप का प्रभाव।
तो इसमें भी क्या करेंगे बेटा, हम ताप का प्रभाव भी देख लेते हैं। ऊपर मैं देख ही चुका हूँ ध्वनि की चाल का फार्मूला क्या है। ध्वनि की चाल का फार्मूला लिख लो। ध्वनि की चाल क्या है, V बराबर रूट में गामा P बटे D, ये है फार्मूला। अब यहाँ पर सबसे पहली बात हम क्या देखेंगे, अभी जो देखिए P बटे D का मान निकाला था ना, यही मान इसमें रख दो, इसी में रख दो डायरेक्ट। तो V का मान क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, गामा P बटे D। देखो बेटा P बटे D का मान हम निकाल चुके थे पहले, RT बटे M। जब तीनों कांस्टेंट मान लें अगर हम इस तीनों कांस्टेंट, देखिए बेटा V का मान क्या हो गया बेटा, ये आ गया। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए तीनों कांस्टेंट R M गामा कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में V अनुक्रमानुपाती रूट T में होगा ना, V में। अगर दोनों तरफ वर्ग कर दें तो V स्क्वायर अनुक्रमानुपाती T हो जाएगा, तब कुछ इस टाइप का हो जाएगा स्क्वायर करने पर दोनों तरफ, वरना तो ये रहेगा ही। अब देखिए कांस्टेंट हटाने पे इसका मतलब बेटा ताप का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट में ताप नहीं है। ठीक है बेटा, ताप का प्रभाव पड़ रहा, तो इसमें होगा क्या, देखिए बेटा इसको हम इससे लिखेंगे, इससे इस चीज़ से लिखेंगे डिफिनेशन। क्या लिखेंगे, देखिए किसी गैस में ध्वनि की चाल जो होती है वो ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, किसी गैस में ध्वनि की किसी गैस में ध्वनि की चाल गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक बच्चों, ये हो गया एक। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरी हेडिंग आपके स्क्रीन पर दिख रही है, आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्र वायु मतलब कहता, आर्द्र मतलब जल वाष्प मिली हो, ऐसा हवा जिसमें जल वाष्प मिली हो का घनत्व सूक्ष्म वायु के घनत्व से कम होता है। यदि आर्द्र वायु मतलब नम वाले वायु में गामा का मान वही लें, तो सूक्ष्म वाले के लिए सूत्र ये होगा जो दिया गया है, V बराबर रूट के अंदर गामा P बटे D से स्पष्ट है। आर्द्र वाले वायु में ध्वनि की चाल सूक्ष्म वाले वायु की अपेक्षा थोड़ी बढ़ जाती है। इसी कारण वर्षा में कल कारखानों के सायरन तथा रेल आदि की सीटियां ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है। कह रहा बेटा गर्मियों में ज़्यादा दूर तक आवाज़ जाती है और ठंडियों में थोड़ा कम आ जाती है, क्योंकि ठंडी में हवा नम होता है, तो जो ध्वनि होती है वो हवा के कण से एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। जब उसके कण बहुत कम मतलब आर्द्र वायु में मिले होंगे तो वो बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आर्द्र वायु वाले और सूक्ष्म वायु वाले जो कण होते हैं वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। वायु की गति का प्रभाव। बेटा वायु की गति जितनी तेज होगी ध्वनि की चाल भी उतनी तेज होगी। यदि वायु चल रही हो ध्वनि की चाल भी बदल जाती है। यदि ध्वनि की वास्तविक चाल v है तो वायु की चाल w है, तो वायु के चलने की दिशा में अगर उसकी जो चाल होगी वो होगी b प्लस यू ना, वायु के विपरीत दिशा में माइनस हो जाएगी, घट जाएगी बेटा। ठीक है, और आइए अगली हेडिंग देखते हैं, आवृत्ति का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनि तरंगे वायु में एक ही चाल से चलती हैं। वायु में तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। यदि वायु में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर होती तो हम ऑर्केस्ट्रा का आनंद नहीं उठा सकते थे। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, क्या है पढ़िए। विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल। आइए देखते हैं अलग अलग गैसों में ध्वनि की चाल। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम बेटा, क्या मानते हैं, यदि किन्हीं दो गैस अलग अलग दो गैसों के लिए गामा, मेरी बात समझिएगा बेटा, दो गैसों के लिए, ठीक बेटा, गामा का मान
मान एक ही हो तब इनके ताप और दाब, देखिए बेटा, तब गैसों में समान ताप व दाब पर, मेरी बात समझिएगा, हो, ठीक है, इन गैसों में समान ताप व दाब पर ध्वनियाँ या ध्वनि की चालें क्रमशः V1 व V2 हों तब ताप व दाब ना, तब ताप व दाब पर इन गैसों के घनत्व, तो मेरे बात कहने का मतलब है समान ताप व दाब पर ध्वनि की चालें ये हो, ठीक है, और घनत्व और ना हो, और घनत्व D1 व D2 हो, तब सूत्र क्या होगा बेटा, आइए देखते हैं। V1 बराबर समान ताप व दाब है तो गामा P बटे D1 होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। समीकरण 1। दूसरी गैस के लिए V2 बराबर रूट के अंदर गामा P बटे D2, समीकरण 2। अब दोनों को भाग देते हैं हम, पहले गैस के लिए दूसरे गैस के लिए, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो तो V1 बटे V2 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो गामा P बटे D1 बटे गामा P बटे D2, गामा कामन कर ले रहे हैं, V1 बटे V2। जब गामा कामन हो जाएगा, गामा P बटे D1 गामा P बटे D2 हो जाएगा ना, ये से कट जाएगा, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला बीच में, तब V1 बटे V2 बराबर हो जाएगा रूट में D2 बटे D1, समझ में, D2 वाला ऊपर चला जाएगा, D1 वाला नीचे, तो यह नया फार्मूला मेरा बन जाएगा OR, समझ में, ये फिर ये। तो बेटा अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हम एक आप काम और करते हैं, आइए एक काम भी देख लेते हैं। और अगर बेटा D बराबर मैंने फार्मूला बताया था ना थोड़ी देर पहले, क्या होगा, या तो बेटा हम एक ये फार्मूला और एक और फार्मूला लगा सकते हैं अणु भार वाला। यदि गैसों का द्रव्यमान ये हो तो उसमें होता क्या है ना, एक फार्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले और बताया था, V बराबर रूट में, याद है, गामा RT बटे M बताया था। इस फार्मूले से अगर देखें तो ये तीनों कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट, देखिए समान ताप, तो नियत हो गया, ये भी तीनों इसका कांस्टेंट हो गया, तो M बचा M। तो मेरे कहने का यह मतलब हुआ, तो देखो जो D है, D की जगह ही M है, D अनुक्रमानुपाती M है। अगर इन दोनों से तुलना करें, कंपेयर करें इन दोनों फार्मूला का, अगर यहाँ 1 मान लें, यहाँ 1 मान लें, अब इसकी दोनों से तुलना करें तो D की जगह पर M है ना, मेरी कहने का मतलब क्या, जहाँ D है वहाँ M उसी की पोजीशन है ना। इसका मतलब ये हो गया जो D1 है वो अनुक्रमानुपाती M1 के होगा, इसी के होगा ना। तो इसी प्रकार तब एक फार्मूला हम और लिख सकते हैं, यदि गैसों के अणु भार क्रमशः M1 व M2 हो तब V1 बटे V2 बराबर रूट में M2 बटे M1 वाला फार्मूला हम लगाएंगे। समझ में आया। ये कब लगाना है, जब घनत्व दिया अलग अलग गैसों का, ये तब लगाना जब अलग अलग गैसों का अणु भार दिया हो। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों इसमें एक पॉइंट हम और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ये देखते हैं। जो गैसों की चाल है वो उनके घनत्व और द्रव्यमानों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, आइए यहाँ देख लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, गैसों में ध्वनि की चालें, ठीक है, घनत्व या
अणुभार, अणुभारों घनत्वों या अणुभारों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा किसी गैस में ध्वनि की चाल एवं उसकी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल में संबंध बताना है। तो आइए बच्चों, हम संबंध को निगमन कर दे रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं लिखूंगा ध्वनि में गैस की चाल, ध्वनि में गैस की चाल। अब बहुत सारे फार्मूला लेकिन लगाना क्या है, V बराबर रूट में गामा P बटे D। ये कब लगेगा, जब गैस का दाब P हो, घनत्व D हो। ठीक, अब इसके बाद हम लगाएंगे अणुगति सिद्धांत के अनुसार, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। कौन सा सिद्धांत, अणुगति सिद्धांत, अणुगति सिद्धांत के अनुसार, अणुगति सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, यहाँ ये बताया जाता है कि जो P है वो 1/3 dV² होता है। मेरी बात समझिएगा, क्या होता है, dV² होता है। अगर हम यहाँ पर, अगर यहाँ से V का मान निकालें और इसमें भाग दे दें, यहाँ से V का मान निकालेंगे तो ये 3 इधर जाएगा, मेरी बात समझिएगा, और D बटे में चला जाएगा, V² हो जाएगा। तो हम इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बहुत ध्यान देखना, V² बराबर 3P बटे D, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को सॉल्व करेंगे, जगह नहीं मेरे पास। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो RMS लगेगा, ना, क्या लगेगा, RMS लगेगा, इस पर अंडर रूट लग जाएगा, 3P बटे D आएगा। इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब हम यहाँ भाग देने जा रहे हैं। किसका भाग देंगे बेटा, समझना मेरी बात को। इतना करने के बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, इसके बाद का सॉल्यूशन है समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, भाग दे भैया। समीकरण 1 ये था V, समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड क्या है, VRMS, समीकरण YP बटे D बराबर दूसरा क्या है, 3P बटे D। अब देखिए P से D कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा V बटे VRMS बराबर रूट में Y बटे 3, यही बचा बेटा। अब इसको उधर भेज देंगे तो V बराबर रूट में Y बटे 3 ब्रैकेट बंद, फिर VRMS। ठीक बेटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, गामा बटे 3 का मान 1 से कम होता है, ये भी याद कर लो बेटा। जो गामा होता है रूट में, गामा बटे 3 का मान जो होता है वो 1 से कम होता है, ये होता है, इसका मतलब 1 से कम, 1 से कम, 1 अधिक है, ये कम है। तब इसका मतलब ये हो गया, जो V होगा वो VRMS जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा कौन होगा, इसका मतलब बेटा VRMS क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो किसी गैस में ध्वनि की चाल उस गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल से कम होता है। समझ में, किसी गैस का जो चाल होता है उनके अणुओं के वर्ग माध्य मूल मान से कम होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः किसी गैस में ध्वनि की चाल, ठीक है, उस गैस के अणुओं के ना वर्ग माध्य मूल चाल से कम होता है,
कम होता है। तो बेटा इस वर्ग माध्य मूल मान ये वाला चाल होता है VRMS। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि आप इसके बाद वाले या इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा।